नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 400 मदरसों को अब जिलों से लेनी होगी संबद्धता। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट को मिली मंजूरी। चार धाम यात्रा का आज 12वां दिन। अब तक 4,63,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ के बायोमेट्रिक पंजीकरण अनिवार्य। कुमाऊं में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली। एक साल में 86 नवजातों ने गंवाई जान। हल्द्वानी में 13 बीघा बिजली घर में धमाका। बिजली के साथ 20,000 लोगों की नींद उड़ी। नैनीताल में आरा मशीनों पर हाईकोर्ट सख्त। 10 किलोमीटर दायरे की सूची मांगी। न्याय मित्र नियुक्ति में सुधार सहित जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। देहरादून में बदला मौसम का मिजाज। आसमान में छाए काले घने बादल। बारिश के साथ साथ तेज हवाओं का दौर जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बता दें कि जिनमें कुंभ मेला 2027 की तैयारियों से लेकर परिवहन, शिक्षा और वन विभाग से जुड़े कई अहम फैसले लिए और कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को तेज करने के लिए स्वीकृति प्रक्रिया को भी सरल किया गया है। अब 1 करोड़ रुपए तक के काम मेलाधिकारी, 5 करोड़ रुपए तक गढ़वाल आयुक्त और इससे ज्यादा के काम शासन स्तर पर स्वीकृत होंगे। एक्चुअली जो सीमावर्ती क्षेत्र है, पर्टिकुलरली जहाँ पे गांव है और जंगल की सीमा है, यहाँ पे हाथियों का एक तो प्रभावित हो जाता है ऐसे क्षेत्र। तो बहुत साइंटिफिकली ये देखा गया है कि जितने भी क्षेत्र में जो मधुमक्खियों की भिनभिनाहट होती है वहाँ से, तो उससे जो है हाथी भागने या दूर होने की एक रहता है वहाँ पे। तो एक आवाज़ है, वो आवाज़ का एक साइंटिफिक रिपोर्ट भी है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया और बहुत सारे पब्लिश जर्नल में आया था। और अब खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने 6 से 11 मई तक उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। बता दें कि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश प्रभारी का प्रस्तावित दौरा ऋषिकेश से शुरू होकर श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, चमोली और बद्रीनाथ तक होगा, जबकि वो वापसी टिहरी के रास्ते करेंगी। मैं आप सबके माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी आदरणीय प्रभारी प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। ये दौरा ऋषिकेश से प्रारंभ होकर श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, उसके तत्पश्चात चमोली, बद्रीनाथ और वापसी में टिहरी होते हुए पूरा होगा। जैसे कि इससे पहले जो दौरा हुआ था देहरादून और उधम सिंह नगर और मसूरी तक। और अब आगे बढ़ते खबरों में। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 6 से 11 तारीख तक उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि उनके दौरे से संगठन मजबूत होगा और चुनाव में फायदा मिलेगा। वहीं भाजपा विधायक ने कुमारी शैलजा के दौरे पर चुटकी ली। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कुमारी शैलजा पिछले दौरे के बाद से ही हरीश रावत का 15 दिन का राजनीतिक वनवास और कांग्रेस की गुटबाजी सामने आई थी। अब दौरा बढ़ने से और विवाद सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा के आने का यही परिणाम रहा है कि उनके दौरे के बीच कई विवादित और कांग्रेस नेताओं के आपसी झगड़े आमने सामने आते हैं। देखिए, अभी बीच में भी वो उत्तराखंड होके गई हैं और उस बीच हरीश रावत जी का 15 दिन का राजनीतिक वनवास, उस बीच में की गई राजनीति और कांग्रेस में आपसी गुटबाजी जो जनता के बीच में तक पहुंच गई और जनता को जिससे दो चार होना पड़ा, देखना पड़ा जनता, ये उनके आने का परिणाम रहा। अब सुना है वो दौरा बढ़ा रही हैं, कुछ और दिनों के लिए आ रही हैं।
तो निश्चित तौर पर ऐसे ही कई विवादित और झगड़े के मामले कांग्रेस के सामने आएंगे और वो जितना यहाँ पर दौरा करेंगी, मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस में सरफरोल बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद माहौल बनेगा। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित वरिष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम में शिरकत कर बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 15 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित भी किया है। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा और मंत्री खजान दास सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कोटाबाग में एक बड़ा वृद्धाश्रम बनाने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की बेहतर देखभाल के लिए 50 मास्टर ट्रेनर भी तैयार किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल और असम के एग्जिट पोल पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अब जनता डबल इंजन सरकार के विकास मॉडल पर भरोसा जता रही है। सबके मध्य में उपस्थित हुए हैं और सभी का अपने वरिष्ठ जनों का यहाँ पर माननीय बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे लिए हर प्रकार की समृद्धि लाता है, हर प्रकार की जीवन में आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करता है। यहाँ पर आज हमारे नैनीताल, हल्द्वानी आसपास के क्षेत्रों से, प्रदेश के अन्य स्थानों से सारे बुजुर्गों का सम्मान का कार्यक्रम हुआ है। हम बुजुर्गों के सभी प्रकार के सुविधाओं के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर वयोश्री योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, उनके गियर प्रशिक्षण योजना हो, उन सभी योजनाओं के माध्यम से आज बुजुर्गों की अच्छी देखभाल हो, हर जगह पर वृद्धाश्रम बने, उसको लेकर हमारी प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य कर रही है। और अब आगे बढ़ते खबरों में, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोनी ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं शिक्षार्थी केंद्रीय उपलब्धियों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि विश्वविद्यालय ने दिसंबर 2025 सत्र की परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने में नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा दिसंबर 2025 सत्र की परीक्षाएं 16 फरवरी 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गईं, जो प्रदेश भर के 76 परीक्षा केंद्रों में संपन्न हुई। तो विश्वविद्यालय का इस बार मूल्यांकन कार्य प्रारंभ हुआ था 16 मार्च को और हम लोगों ने परीक्षा समाप्त हुई है 9 अप्रैल को और आज 30 अप्रैल है। हम सभी परीक्षा परिणाम घोषित कर चुके हैं। तो एक तरह से परीक्षा समाप्त होने के 20 दिन के अंदर सारे परीक्षा परिणाम जारी हो गए और इस पूरी प्रक्रिया में हमें अनेक भारतीय विश्वविद्यालयों के, महाविद्यालयों के साथियों ने सहयोग किया। मूल्यांकन में हमारी जो टीमें बनी थी उन्होंने मूल्यांकन कार्य और परीक्षा परिणाम जारी करने में तीव्रता से काम किया। उसके लिए मैं हमारे परीक्षा नियंत्रक और हमारे मूल्यांकन प्रमुख प्रोफेसर जोशी आप सबका धन्यवाद करता हूं और सभी शिक्षक साथियों का और जो मूल्यांकन में शामिल हुए और उन सब शिक्षक साथियों का भी। और अब खबर उत्तराखंड से है, जहां नितिन नवीन का प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का 2 और 3 तारीख को देवभूमि उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित था, लेकिन नई तारीख तय न होने के कारण इसे फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का देवभूमि उत्तराखंड में एक प्रस्तावित प्रवास यहाँ पर आया हुआ था। अभी हम समझते हैं कि एक नया जो उनका प्रस्तावित प्रवास का यहाँ पर आएगा, संभवतः 2 और 3 को जो उनके आने की यहाँ पर संभावना थी, वो अभी इसको एक प्रकार से हम स्थगित माना जा रहा है, क्योंकि अभी नई तिथि उसकी कुछ दिनों में हमारे पास आएगी।
और अब खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड उच्च न्यायालय में आरा मशीनों के पुनः स्थानांतरण से जुड़े मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो 2 सप्ताह के भीतर उन सभी आरा मशीनों की सूची प्रस्तुत करें जो प्रतिबंधित वन क्षेत्र से 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं। मामले की अगली सुनवाई भी 2 सप्ताह बाद तय की गई है। आरा मशीन से संबंधित जो जनहित याचिका है वो पहले रजनी शर्मा जी हैं, रामनगर की रहने वाली, उनकी ओर से दाखिल की गई थी। उसमें पहले भी मैं वकील था, लेकिन बाद में रजनी शर्मा जी को विनोवर कर लिया इन्होंने, जो खिलाफ पार्टी थे। तो हमने जो था दिसंबर में 2025 में हाईकोर्ट के सामने ये बात रखी। तो माननीय उच्च न्यायालय ने उस टाइम जो था ये कहा कि आप हमें क्यूरी के रूप में कार्य करेंगे इसमें और आगे पैरवी करेंगे। लेकिन बाद में ऑर्डर में मिस्टेक से मेरी जगह नाम जो था एक दूसरे अधिवक्ता हैं परिचित सैनी जी, उनका नाम आ गया। उनकी कनेक्टेड फाइल है इसी में रिलेटेड। किच्छा के आवास विकास क्षेत्र में वरिष्ठ उद्योगपति एवं राइस मिलर राजेंद्र कुमार गोयल के घर हुई बड़ी चोरी का मामला अभी तक अनसुलझा है। घटना को 2 सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अजय गणपति ने छुट्टी से लौटने के बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। ये 19 अप्रैल को हमारे पास सूचना आई थी कि सुबह सुबह यहाँ पर इस घर में जब फैमिली रामनगर में एक शादी के समारोह को अटेंड करने गई थी, तब घर को ताला लगा हुआ था और उसी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे चोरी हुई थी, जिसमें गहने और कुछ नकद अमाउंट चोरी हुई है। और ये ग्राउंड फ्लोर के 2 कमरों में जो अलमारियाँ थी उसमें लॉकर तोड़ के चोरी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया है, जिसमें पूछताछ के हेतु एक टीम काम कर रही है। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बीच शिक्षा व्यवस्था की गंभीर तस्वीर सामने आई है। राज्य के 275 सरकारी स्कूलों में अब भी बिजली जैसी बुनियादी सुविधा नहीं है, जिससे छात्रों की पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों पर असर पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। दल के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि कई स्कूलों में पीने के पानी, जर्जर भवन, बालिकाओं के लिए शौचालय और शिक्षकों के लिए बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। जहाँ पर हमारे जो हम लोग सर्वे करते हैं और जो जाते हैं, जहाँ पर देखते हैं विद्यालयों की हालत बड़ी दुर्दशा है, उनके यहाँ मेंटेनेंस की स्थिति बेकार है, उनको पीने का पानी नहीं है, हमारी बालिकाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित ढंग की नहीं है, वहाँ पर जो हमारी शिक्षक जो काम कर रहे हैं उनके लिए बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। आज भी फर्नीचर का अभाव होना ये दर्शाता है कि हमारे स्कूल किस कगार पर है, और इसके कारण से लोग जो शिक्षा में जो ये आपने विकास नहीं किया, उसके कारण से छात्रों की संख्या घटती चली गई और आपके स्कूलों पे ताले लगते चले गए। सरकार को चाहिए कि वो ये सुनिश्चित करे कि प्रत्येक स्कूल में आप कम से कम स्वच्छ पानी पीने का उपलब्ध करा दें, लाइट की व्यवस्था वहां पर करा दें, गर्मियां यदि है तो पंखे की व्यवस्था करें। कम से कम ऐसे स्कूल ऐसी छत के नीचे बच्चों को मजबूर न करें जो गिरने लायक हो, बरसात में गिर जाए, और वो ऐसी कैजुअलिटी होने के लिए ऐसे कई स्कूल चिन्हित किए हैं। सरकार से अब निवेदन ही कर पाते हैं अभी इसके बाद मुझे लगता है कि जनता जो देख रही है। और अब खबर देहरादून से है, जहां बीती रात राजधानी के प्रेमनगर क्षेत्र में लूट की वारदात के बाद पुलिस मुठभेड़ में मारे गए बदमाश की पहचान हो गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी साल 2014 से हुई चर्चित अंकित हत्याकांड में भी शामिल रहा था। आरोपी अकरम ने अपने साथियों के साथ साल 2014 में बालावाला क्षेत्र में डकैती की घटना को अंजाम देते हुए युवक अंकित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कि इस पूरे घटनाक्रम में 3 लोग वादी द्वारा बताए गए थे कि 3 लोगों के द्वारा ये घटना उसके साथ की। अभी कोर्ट में आया था, क्या कोर्ट में केस हुआ था? नहीं, आज इसकी डेट थी। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि उस डेट में और कौन कौन अभियुक्त जो है उस डेट में आज रहे होंगे, उनको हम चेक करा रहे हैं। उनका भी जानकारी रैंडमली एक लूट थी या प्लान कुछ इस तरह की? देखिए, ये जैसा अभी हमें पता लगा है, जिस तरीके से ये घटनाक्रम किया गया है, इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में देहरादून के पुलिस कप्तान और संबंधित जितने देहरादून जनपद के अधिकारीगण
हमारे मीडिया बंधु, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। ये घटना, पहले मैं इसको पूरा विवरण दे देता हूं, उसके बाद में कप्तान साहब और जितने अधिकारी हैं। देवभूमि उत्तराखंड अपने शांत स्वभाव से जाना जाने वाला प्रदेश है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ की मित्र पुलिस अपने स्वभाव का परिचय हमेशा देती भी आई है, लेकिन अब प्रदेश की आबादी बढ़ने के साथ बढ़ता क्राइम ग्राफ चिंता का नहीं बल्कि सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए चिंता की बात बनकर नींद उड़ा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बुधवार देर रात को थाना प्रेम नगर को सूचना मिली कि अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति के साथ लूट की घटना की और घटना के दौरान व्यक्ति को गोली मार दी। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक प्रेम नगर फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे तो व्यक्ति जिसके द्वारा अपना नाम देवराज बताया गया वो घायल अवस्था में मिला। इसके द्वारा बताया गया कि अभी अभी कुछ बदमाशों ने जो काले रंग की गुजरात नंबर की कार में सवार थे लूटपाट की और लूटपाट कर गोली मारकर जंगल की तरफ भागे। बताया कि मेरे से छीने नीले रंग के बैग में मेरे 2 लाख रुपए, एक मोबाइल, एक हिसाब किताब की डायरी, आईडी और अन्य कागजात थे जो तमंचे की नोक पर लूट लिया और मुझे गोली मारकर भाग गए। इस विषय पर बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया था, जिसका नतीजा आज प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अपराधी इस प्रदेश से भाग रहे हैं और हमारी सरकार के द्वारा सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से जवाब मांग रहा है। देखिए, हमने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया था और उसी का परिणाम आने लगा है। अपराधी यहाँ से भाग रहे हैं या जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसको और तेजी से चलाया जाएगा। आम जनमानस के अंदर किसी प्रकार का भी कोई भय का वातावरण न रहे, ये पूरी तरह से अपराध मुक्त उत्तराखंड हो, ये हमारा संकल्प है। सर, एक आखिरी सवाल का ऑपरेशन काल 10:36 पर 112 के माध्यम से सूचना हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रेमनगर के पौंधा रोड में एक व्यक्ति को लूट करके उसको गोली मार के उससे कुछ पैसे, उसके चेन और मोबाइल फोन छीन के कुछ बदमाश भागे हैं। ये सूचना फ्लैश हुई थी। तत्काल सभी थाना इंचार्जों को मैं फोर्स के चेकिंग के निर्देश दिए गए थे, जिसमें इंस्पेक्टर प्रेमनगर मैं फोर्स के लगे थे। और जो गाड़ी बताई गई थी उसमें इंस्पेक्टर प्रेमनगर को वो गाड़ी जब विजिबल हुई उसके द्वारा से रोकने की कोशिश की गई, जो गुजरात नंबर की ब्लैक कलर की गाड़ी थी। देनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी का ऑपरेशन प्रहार अपराधियों के प्रति सख्त रवैया ये सिर्फ कागजों में और भाषणों में। मैं मुख्यमंत्री जी के इस रवैये को मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी प्रामाणिकता के साथ पेश करें। अभी तक तो ये देखा गया कि पूरे देश से गुंडे और तमाम असामाजिक तत्व यहाँ शरणस्थली बने हुए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, गणेश गोदियाल प्रमाण के साथ कह रहा है, गणेश गोदियाल प्रमाण के साथ इस बात को कह रहा है कि एक मॉल से निकलते हुए जिस आदमी की गोली मारकर हत्या की गई वो पूरे देश में कई राज्यों में कई केसों में वंचित था। बीते कुछ ही दिनों पहले देहरादून के मच्छी बाजार में सरेआम एक युवक द्वारा चापड़ मारकर एक लड़की की हत्या, तिब्बती मार्केट में दिन दहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या, राजपुर रोड के एक जिम में एक युवक की गोली मारकर हत्या और उसी दौरान पछुआदून में हुई कुछ हत्याओं के सदमे से अभी भी प्रदेश और शहरवासी बाहर नहीं आए। वहीं कुछ दिन बाद सुबह हुए एक और गोलीकांड के बीच कई निर्दोष की जान ने एक बार फिर आम नागरिकों को चिंता में डाल दिया था। अब देर रात हुई बदमाश और पुलिस की मुठभेड़ ने राजधानी को दहला कर रख दिया है। प्रदेश की सियासत में भी गर्मा गर्मी का माहौल बन गया है, जहां कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल अब एक बार फिर सत्ता दल पर आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष का मानना है कि अपराधी खुलेआम सरकार के संरक्षण में घूम रहे हैं, जिसके चलते दिन दहाड़े बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि नाइट क्लबों में रात को होने वाली कमाई से भी कहीं ना कहीं सरकार लाभ ले रही है, जिसके चलते सरकार कोई ठोस कार्रवाई न करके केवल खानापूर्ति करने का काम कर रही है। तो वहीं भाजपा का कहना है कि ऐसे समय में सभी को साथ खड़े होकर कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रदेश केवल भाजपा का नहीं विपक्षी दलों का। उत्तराखंड की जो स्थिति आज अपराधों में जो ग्राफ हमारा बढ़ा है वो अत्यंत चिंताजनक है। देवभूमि में अपराध का इस प्रकार से ग्राफ बढ़ना हम लोगों के लिए नहीं, पूरे देश में जिस तरीके से उत्तराखंड का नाम आया ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और पुलिस यदि कोई काम करती है या माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ करते हैं तो इस संबंध में अच्छा संदेश उनको देना होगा, लेकिन धरातल पर भी आपको अपराध रोकने के लिए पहल करनी पड़ेगी। आज
स्थिति ये बनी हुई है कि हम जब जाते हैं तो कई बार ऐसा आता है कि हम इन आंदोलन करते हैं, आंदोलन करते करते इन शराब की दुकानों के खिलाफ आंदोलन करें। मैं अपराधों की लिस्ट गिना दूं तो नारी निकेतन का सुरक्षित नहीं, भाजपा का कार्यालय सुरक्षित नहीं है, गाँव की मातृशक्ति सुरक्षित नहीं है, शहरों की हमारी बिटिया सुरक्षित नहीं है, बुजुर्ग लोग सुरक्षित नहीं, नौकरशाह सुरक्षित नहीं है। ये जरूर है कि जो ऑपरेशन प्रहार की बात कही जा रही है, दामी जी कह रहे हम ऑपरेशन प्रहार से जितने भी इस तरह के लोग हैं उनको हम हटाने का काम कर रहे हैं। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि भाजपा में ही पूरी भाजपा के लोग हैं, जितने अपराधी हैं ये सारे भाजपा में। अगर ऑपरेशन प्रहार चलाएं तो भाजपा में कोई बचेगा नहीं, 90% भाजपा में। देखिए, सरकार ने तय किया था कि अगर प्रदेश में कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व या अपराधी तत्व सिर उठाने का कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने ऑपरेशन पूरे प्रदेश में ऑपरेशन प्रहार चलाया है और उसके तहत तमाम जगह पर आप देख लीजिए, उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक प्रदेश के 13 जिलों में हर जगह पर अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और अपराधियों को जेल के सलाखों के अंदर डाला जा रहा है। आपने राजधानी की भी कुछ घटनाएं आप लोगों ने देखी होंगी। उत्तराखंड प्रदेश में बढ़ते आपराधिक मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी क्रम में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए देहरादून पुलिस ऑपरेशन प्रहार चला रही है। इसके साथ ही वीकेंड पर होने वाली आपराधिक घटनाओं को रोकने और देर तक खुलने वाले क्लब, बार, होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई के लिए नाइट स्ट्राइक नाम से अभियान चलाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश हैं कि किसी भी वजह से कानून व्यवस्था प्रदेश की खराब नहीं होने दी जाए। अब सवाल यह है कि जब सरकार इतना सख्त है तो आपराधिक मामले प्रदेश में घटते क्यों नजर नहीं आ रहे? आखिर ये कौन और कहां से आ रहे अपराधी हैं जो प्रदेश की आबो हवा खराब कर रहे हैं? ऐसे में सभी दलों और सरकार को बेहद चिंतन और मंथन की जरूरत है, अन्यथा आने वाले समय में प्रदेश का अमन चैन खतरे में पड़ सकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।